हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और प्रॉफिट लॉस को परसेंटेज के रिवीजन के बाद आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, क्योंकि मोस्टली कॉन्सेप्ट वही है परसेंटेज के। और आज हम चीजों को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे बच्चे। 2 दिन प्रॉफिट लॉस हमारे हुए। हमने इजी टू मॉडरेट चीजें देखी, वो टाइप्स वाइज हम लोगों ने किया, तो थोड़े से ज्यादा टाइप थे, तो जितने भी पॉसिबल चीजें बन सकती थी इजी टू मॉडरेट में मैंने आपको प्रोवाइड की। आज हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे और अच्छा लेवल देखेंगे थोड़ा सा कि किस तरह के क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं। आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो हैं, थोड़ा सा मैक्सिमम लेवल जितना भी जा सकता है आपके एग्जाम में, उन चीजों को अब हम कवर अप करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इजी इजी चीजें कराता जाऊं और चीजें एंड हो जाएं। तो वो मेरी एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं हर तरह की चीजें प्रोवाइड कराऊं, चाहे वो आसान हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे वो कैसा भी लेवल हो। ठीक है, तो करते हैं शुरू। एक होमवर्क दिया था कल मैंने आपको, ये था क्या? कह रहा एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदता है, अब दोबारा पहले से दोगुना 3 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 2 की दर से बेच देता है। बताओ प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो था कि उसने मान लो 2 वस्तु 3 रुपए के हिसाब से खरीदी और 3 वस्तु 2 रुपए के हिसाब से बेच दी। बताओ लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कि एक ही कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था और एक ही सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। वहां हम क्या कर रहे थे? क्रॉस मल्टीप्लाई और अपना प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बड़े आराम से निकाल रहे थे। लेकिन यहां पर है क्या बच्चा? आप ऐसे समझो, मैं प्रैक्टिकल समझाता हूं आपको कि मैं गया मार्केट में, अब मुझे लेने थे सेब। ठीक है, 5 किलो सेब लेने थे मुझे, या कितने भी लेने थे, मैं क्वांटिटी नहीं डिसाइड करता हूं, मुझे कुछ सेब लेने थे। मैं एक दुकान पे गया, मैंने पूछा भाई सेब का भाव क्या है? देखो, जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं हम उसका प्राइस पूछते हैं ना कि भाई क्या भाव चल रहा है सेब का। तो उसने मुझसे कहा कि भाई सेब का जो भाव है ना वो 200 रुपए किलो है। मैंने कहा ठीक है, 2 किलो सेब दे दो। तो वहां से मैंने 2 किलो सेब ले लिए 200 रुपए के भाव से। अब मैं दूसरी दुकान पे गया, सेब की ही दुकान पे, मैंने वहां भी पूछा कि भाई यहाँ आपके यहाँ सेब का क्या भाव है? तो उसने कहा भाई मेरे यहाँ 150 रुपए किलो सेब है। मैंने कहा अच्छा, सस्ते हैं इसके पास। मैंने कहा ठीक है, तुम 5 किलो दे दो। 2 किलो वहां से खरीदे जिसने 200 रुपए किलो बोला था, और 5 किलो यहां से खरीद लिए जिसने 150 रुपए बोला था। तो यानी कि मैं खरीदारी कर रहा हूं 2 अलग अलग दुकानों से। फिर मैंने सब सेबों को मिलाया और घर आके उनको 170 रुपए के हिसाब से बेच दिया। यानी कि मैंने खरीदारी तो 2 अलग अलग दुकान से करी, लेकिन सबको मिलाकर मैंने 170 के भाव से बेच दिया। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है कि वो 2 अलग अलग दुकान से खरीदारी कर रहा है। पहली दुकान पे गया तो उसने 3 वस्तुएं 2 रुपए के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। भाई उसने भाव पूछा क्या भाव चल रहा है भाई इन वस्तुओं का? तो दुकानदार ने कहा भाई मैं 2 रुपए में आपको 3 वस्तु दे सकता हूं। उसने कुछ वस्तु खरीद ली। फिर वो दूसरी दुकान पे गया, उसने कहा भाई तुम्हारे यहां क्या भाव है? उसने कहा जी मैं 3 रुपए में 2 वस्तुएं दूंगा, दूसरी दुकान वाले ने। तो उसने दूसरी दुकान से डबल वस्तु खरीद ली। मान लो जितनी उसने यहां पे खरीदी होंगी ना, उसका डबल दूसरी दुकान से खरीद ली, सबको घर पे ले आया और सबको लाने के बाद में 3 रुपए में 2 के हिसाब से उसने बेच दिया। यानी कि यहां भी बेसिकली उसने 2 अलग अलग दुकान से खरीदारी की है। कैसे इन सवालों को करेंगे? वही जो हमने कल किया था कि एक तरफ लिखेंगे वस्तु और एक तरफ लिखेंगे बच्चे मूल्य। तो खरीदारी जब करने गया हो, कॉस्ट प्राइस की जब मैं बात करता हूं, तो वस्तु कितनी है? आप कहेंगे सर 3 वस्तु हैं 2 रुपए में। तो यहां पर वस्तु कितनी है बच्चा? 3, और रुपया कितना है? 2। पहली दुकान से उसने इस हिसाब से खरीदा। दूसरी दुकान पे गया तो उसने कहा कि भैया दूसरी दुकान वाले ने मैं 3 रुपए में 2 वस्तु दूंगा। मैं 3 रुपए में 2 वस्तु, यानी कि दूसरी दुकान वाला पैसा लेता है 3 और वस्तु देता है 2। लेकिन उसने इन दोनों दुकानों के बीच में एक रिलेशन बना दिया
इन दोनों दुकानों के बीच में क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया कि भाई यहां पर जो पहले वस्तु मिली है ना, उसका डबल वस्तु, पहले से दोगुना वस्तु इस भाव से खरीद रहा है। पहले से दोगुना यानी कि जितनी वस्तु उसने यहां खरीदी होंगी उसका डबल यहां खरीद रहा है। तो हमें इन वस्तुओं को क्या करना है, सबसे पहले बराबर करो, सबसे पहले वस्तुओं की संख्या बराबर करो। तो कल ही मैंने आपको सिखाया कि इस 2 की गुणा ऊपर कर दो तो इस 3 की गुणा नीचे कर दो। क्या मैंने यही सिखाया आपको कि वस्तु की संख्या बराबर अगर करनी है तो 2 की गुणा ऊपर 3 की नीचे, तो ये 2 यहां भी हो जाएगा और ये वाला 3 यहां भी हो जाएगा। क्या आपके वस्तुओं की संख्या बराबर हो चुकी है, यस और नो? सबसे पहले आपने क्या किया, दोनों दुकानों से, अभी मैं खरीदारी की बात कर रहा हूं, मैं बेचने वाले की बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी 2 अलग अलग दुकानों से उसने खरीदा है, दोनों दुकानों की वस्तुओं की संख्या को मैंने बराबर किया, लेकिन सवाल कहता है कि जो दूसरी वाली दुकान से उसने खरीदा है ना, वो पहले से दोगुना है। क्या है बच्चा, पहले से दोगुना। तो पहले से दोगुना के लिए दूसरे वाले को डबल कर दो, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या किया, बराबर किया, 3 दूनी 6, 2 तिया 6। अब अगर दूसरे वाले को डबल करना है तो दूसरे वाले को 2 से गुणा कर दो, पहले वाले से डबल हो जाएगा वो, तो यहां भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? मैं फिर से समझाता हूं। 2 अलग अलग दुकानों पे गया, पहली दुकान पे 3 वस्तु 2 रुपए के हिसाब से, 3 वस्तु 2 रुपए के हिसाब से। दूसरी दुकान में 2 वस्तु 3 रुपए के हिसाब से, 2 वस्तु 3 रुपए के हिसाब से। मैंने सबसे पहले कहा कि भैया दोनों वस्तुओं की संख्या बराबर करो, तो इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 3 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, पहले बराबर किया हमने। फिर कह रहा है कि दूसरी दुकान से उसने पहले से डबल खरीदा है, पहले से डबल। तो पहले वाले में कितना है, 3 दूनी 6, दूसरे में भी 6, तो इसको 2 से गुणा कर दो तो ये पहले का डबल हो जाएगा, ये 6 रहेगा और ये 12 हो जाएगा। तो पहले से डबल हो गया ना। तो भैया कितना हुआ, यहां पर 6 वस्तु 4 रुपए में, यहां पर 3 दूनी 6 दूनी 12 वस्तु और 3 तिया 9 दूनी 18 रुपए में। देख लो, पहले से डबल हो गया ना, यहां 6 यहां 12। अब दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 12 और 6 18 वस्तु और 18 और 4 22 रुपए में। भाई 12 और 6 18 वस्तु, 18 और 4 22 रुपए में। ये तो खरीदारी की बात हुई है। बेचते टाइम उसने क्या बोला, बेचते टाइम उसने कहा कि भैया 2 वस्तु 3 रुपए के हिसाब से बेच देता है, यानी कि वस्तु है 2 बेचते समय और रुपया है 3। क्या यहां प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते क्रॉस मल्टीप्लाई करके? अब तो वही सवाल आ गया जो कल का आसान सा सवाल था कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपने की, मैंने कल ही आपको बताया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 22 दूनी 44, और 18 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 18 तिया 54, यानी कि 44 रुपए की चीज 54 में बेची है, 10 रुपए का फायदा। और अगर प्रॉफिट परसेंट में देखना है तो 10 बटे और नीचे क्रय मूल्य यानी कि 44 और मल्टीप्लाई बाई 100। 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 22 बार, 5 की 100 में गुणा करेंगे तो 500 बटे 22% आपका सही जवाब होगा। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 6, 22 दूनी 44, 16 बटे 22। आप 2 से भी काट सकते हो 8 बार, 2 से काट सकते हो 11 बार, तो 22 सही 8 बटे 11%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन 2 बार मैं आपको बता चुका हूं, इसके बाद भी जरूरत पड़े तो रिपीट मोड पे देख लेना बाद में। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। बच्चे थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं आपका मैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि कोई भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है। कोई भी वस्तु जब खरीदी जाती है तो मेरे भाई क्या वो 100% उसका वैल्यू होती है? जब भी किसी वस्तु को खरीदने की बात आएगी तो क्या उसका कॉस्ट प्राइस 100% होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं सीधा, और इस क्वेश्चन को पहले तो मैं आपको बेसिक मेथड से कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, फिर मैं आपको एक अलग सा ट्रिक टाइप कुछ पढ़ाऊंगा जिसको आप एक मेथड के रूप में पढ़ोगे जब आप उस चैप्टर पे आओगे।
एक चैप्टर में ही मैं आपको मिलेगा प्रोपोर्शन में, तो आपको एक प्रोपोर्शन मेथड में बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए उसे एक ट्रिक मान के चलना, लेकिन जब आप उस चैप्टर पे आओगे तो उसको आप एक कॉन्सेप्ट के रूप में पढ़ोगे। पहले इसे हम बेसिक से करते हैं, फिर मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सवाल कह रहा है एक विक्रेता 10 सेब 1 रुपए में बेचता है। ओके, इतना सस्ता, इतना सस्ता सेब कहीं मिलता है? 10 सेब 1 रुपए में बेच रहा है। और सुनो मजे की बात, ऐसा करने पर उसे 40% का लाभ भी होता है। देख रहे हो तुम कौन सी दुनिया की बात चल रही है ये, कि 10 सेब 1 रुपए में बेचा और फिर भी उसे 40% का फायदा हो गया। बताइए उसने 1 रुपए में कितने सेब खरीदे होंगे? ऐसा कहीं सुना है तुमने? 1 रुपया में 10 सेब दे कोई दुकानदार और फिर भी 40% का फायदा कमा ले, तो फिर यह बता दो कि 1 रुपए में कितने सेब उसने खरीदे होंगे। सेब बेच रहा है कि क्या बेच रहा है? चलिए बताएंगे जरा बच्चा, क्या जवाब होगा? भाई बेसिक से कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 10 सेब का विक्रय मूल्य, 10 सेब का 10 सेब का विक्रय मूल्य कितना है? 10 सेब का विक्रय मूल्य है 1 रुपया, सेलिंग प्राइस। और ऐसा 1 रुपए में बेचने पर उसे 40% का लाभ होता है। बच्चे अगर किसी वस्तु को बेचने में 40% का प्रॉफिट हुआ तो उसे बेचा कितने परसेंट में गया होगा? क्या उसे 140% में नहीं बेचा गया होगा? भाई साहब आप बताइए मुझे, ब्लू जर्सी आप जो पहने हुए हैं, नीले कलर की जर्सी, सही कह रहा हूं कि नहीं? गर्दन तो हिलाओ भाई, कि अगर मैं किसी वस्तु पर 40% का फायदा कमाता हूं तो क्या उसे 140% में नहीं बेच रहा हूं मैं? बिल्कुल बेच रहा हूं। तो क्या यहां पर मैं कह सकता हूं 140% की वैल्यू 1 रुपया है? क्योंकि 1 रुपए में ही तो बेच रहा है वो 10 सेब को और 40% का लाभ कमा रहा है। तो यहां से मुझे 100% की वैल्यू बता दो, क्योंकि मैं पता करना चाह रहा हूं कि वो 10 सेब को खरीद के कितने रुपए में लाया होगा। अगर उसने 1 रुपए में बेचा है और 40% का लाभ कमाया तो 140% की वैल्यू 1 रुपया, तो 1% की वैल्यू 1/40, 140, तो 100% की वैल्यू आप कहेंगे सर 100/140। जीरो से जीरो गया, यानी कि 10/14 रुपए में खरीद के लाया है। ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है 10 सेब का, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। तो अगर उसने 10 सेब को 1 रुपए में बेचा तो 10 सेब को उसने इतने रुपए में खरीदा होगा। क्या इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10/14 रुपए में उसने 10 सेब खरीदे हैं? 10/14 रुपए में 10 सेब खरीदे हैं उसने, तो कह रहा है 1 रुपए में कितने खरीदे होंगे। तो यहां से आप कर लो भाई, 1 रुपए में कितने खरीदे होंगे? 10 गुणा ये 14 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 10 नीचे आ जाएगा। तो 10 से 10 गया, आप कहेंगे सर 14 सेब। तो 1 रुपए में कितने सेब खरीद के लाया होगा? 14 सेब खरीद के लाया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड, क्या आपने बिल्कुल बेसिक से किया कि 1 रुपए में बेचा, एक 40% का प्रॉफिट, 140 में बेचा होगा तो 100% आ गया इतना। 100% मतलब खरीदने वाला मूल्य, मतलब 10/14 रुपए में 10 सेब खरीदे हैं, तो 1 रुपए में उसने ये 10/14 उधर जाकर पलट जाएगा, 14/10 हो जाएगा, तो 1 रुपए में उसने 14 सेब खरीदे होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सब करने की जरूरत नहीं है, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखो और मेरे भाई आप एक ही लाइन में इस तरह के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। आप भरोसा करो ये सवाल बनता है एग्जाम में, एसएससी जीडी में स्पेशली बनता है ये सवाल। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा? कॉन्सेप्ट है एक प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड, हालांकि ये आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत सारे करेंगे, लेकिन अभी आप एक ट्रिक के रूप में आप इसे याद करो। प्रोपोर्शन मेथड क्या कहता है
कि मान लो दो संख्याओं का अनुपात या रेशियो मैं ले लेता हूं ए बी। दो संख्याओं का रेशियो मैंने क्या ले लिया, ए बी। ये चार बिंदु होती हैं समानुपात का साइन, प्रोपोर्शन का साइन, इसको कहते हैं समानुपात का साइन, चार बिंदु एक साथ। और फिर दूसरा रेशियो ले लो सी और डी। तो अगर ए बी मैंने एक रेशियो लिया, सी डी मैंने दूसरा रेशियो लिया, बीच में चार बिंदु लगा दिया, तो ये होता है कि ये दोनों के दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। उतना डिटेल में आपने नहीं जाना है, फिलहाल आप एक ट्रिक के रूप में मैंने कहा ना, याद रखेंगे इसे। तो भैया पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई जो होती है वो दूसरे और तीसरे के बराबर होती है। क्यों? इसको आप ऐसे डिटेल में पढ़ लो कि ए बटा बी आप इसे लिख सकते हो, समानुपात के साइन का मतलब बराबर होता है, और इसको सी बटा डी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर ए डी बराबर बी सी, यानी कि ए की डी में गुणा करो, बी की सी में गुणा करो, बराबर मिलेगा। तो यहां से आप डायरेक्ट याद रखो कि पहले की लास्ट में गुणा करने पर बराबर दूसरे की तीसरे में गुणा करने पर। ठीक है भैया, कोई समस्या किसी को नहीं है? इतना ही आपने ध्यान रखना है इसमें, केवल इतना ही कि आपने पहले दो संख्याओं का रेशियो लेना है समानुपात, फिर दो संख्याओं का रेशियो, पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई बराबर दूसरे की और तीसरे की मल्टीप्लाई। अब मैं चलता हूं आगे थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझाता हूं। चलिए, मैं ये सब रफ कर रहा हूं आपको, और प्रोपोर्शन मेथड से हम इसे करने की कोशिश करेंगे। आप भरोसा करो, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये सवाल। वैसे ध्यान क्या रखना है, ऊपर रखना है मूल्य, प्राइस, और नीचे रखना है आर्टिकल यानी कि वस्तु। इस तरह के क्वेश्चन में एक ही बात याद रखनी है कि ऊपर रखना है मूल्य और नीचे रखनी है वस्तु। पेन को साइड में रख के सामने देखो भाई साहब, पेन हरदम हाथ में रहना जरूरी नहीं होता है। ये व्हाइट तो नहीं पहना होगा किसी ने भी, ब्लैक जर्सी। ओके, तो ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखना है वस्तु। अब सवाल को फिर से पढ़ो। सवाल कहता है एक विक्रेता 10 सेब 1 रुपए में बेचता है। तो आपने जब इतनी सी लाइन पढ़ी तो 10 सेब 1 रुपए में, इसमें मूल्य क्या है? इसमें मूल्य क्या है? इसमें मूल्य है 1 रुपया। बच्चे कल की वर्कशीट नहीं डली थी, आज डल जाएगी। दरअसल जो टीम है उनके कुछ लोगों का कल एग्जाम था, तो इसकी वजह से थोड़ा सा काम में डिस्टरबेंस आई है, वो मिल जाएगी। चलो सामने देखो, मैंने बोला 10 सेब 1 रुपए में बेचता है। रुपया क्या है? 1 रुपया। ऊपर रखो, सेब कितने हैं, वस्तु कितनी है, 10, नीचे रख दो। अनुपात, जो मैंने आपको ये सिखाया, ये वाला अनुपात। अनुपात के बाद क्या करना है कि उसे अगर 40% का लाभ हुआ है, किसी वस्तु पर अगर 40% का लाभ होता है तो उसे बेचा कितने में जाएगा? उसे बेचा कितने में जाएगा? आप कहेंगे सर 40% का लाभ है ना, तो मेरे भाई क्या उसे 140 में बेचा जाएगा? परसेंट का साइन नहीं लगाओगे चलेगा। समानुपात, फिर से इसी चीज पे आ जाएंगे। समानुपात के बाद फिर मूल्य और वस्तु, इसी चीज को, ऐसी ही चीज को दोबारा रिपीट करना है। आगे सवाल पढ़ो, कह रहा है 1 रुपए में कितने सेब खरीदे होंगे? तो मूल्य कितना है? मूल्य है 1 रुपया। कह रहा है कितने सेब खरीदे होंगे, यानी कि वस्तु की संख्या पूछ रहा है। हमें नहीं पता कितने सेब खरीदे होंगे, मैंने मान लिया उसने ए सेब खरीदे होंगे। ए क्या है? नंबर ऑफ एप्पल, जितने उसने खरीदे हैं। फिर अनुपात, और अगर चीज खरीदने की बात हो रही है तो कोई भी चीज अगर खरीदी जाती है तो कितने परसेंट की बात होती है? बच्चे कोई भी चीज अगर खरीदी जाती है तो मुझे बता दो जरा कितने परसेंट की बात होती है? 100% की। तो यहां पर अगर वो कह रहा है 1 रुपए में कितने सेब खरीदे, इसका मतलब है मूल्य 1 रुपया, कितने सेब खरीदे बटे वस्तु नहीं पता, अनुपात, और अगर खरीदने की बात हो रही है तो 100%, यानी कि 100 लिख दो। मैं कह रहा हूं एक ही लाइन में सवाल खत्म है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सामने देखना। क्या करना है बच्चा? ऊपर रखना है मूल्य, नीचे रखनी है वस्तु। ऊपर मूल्य, नीचे वस्तु। तो कह रहा है 10 सेब 1 रुपए में बेचता है, तो मूल्य कितना है? 1 रुपया। वस्तु कितनी है? 10 सेब, नीचे रख दो अनुपात।
40% का लाभ कमाया तो 140% में बेचा होगा, यहां लिख दो समानुपात। कह रहा 1 रुपए में कितने सेब खरीदे, रुपया कितना है, मूल्य कितना है 1 रुपया, वस्तु कितनी है वही तो पता करना है, ए मान लो, अनुपात। अगर खरीदने की बात कर रहा है तो 100% लिख दो, और सवाल में मात्र औपचारिकताएं हैं, पहले की लास्ट में गुणा, दूसरे की तीसरे में गुणा, 1/10 गुणा 100 बराबर 140 गुणा 1/a। तो एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो गया, एक ही नीचे वाले एक ही क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर केवल 14 बचेगा, और यही आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हर सवाल को इसी तरीके से करना है, मैं कह रहा हूं आप प्यार करने लगोगे इस मेथड से। अगला सवाल मैं देता हूं, कोशिश करना आप इसका जवाब मुझे बता पाओ। नहीं, इसको करिए आप, हाँ इसको करिए, उसको बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करिए। समय दे दूं आपको, समय दिया 30 सेकंड का, और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से बताइए। क्या जवाब होगा बच्चे आपका? टाइम अप। जिसका भी सही जवाब आया वेरी गुड। चलिए, कह रहा राहुल 100 रुपए में 20 संतरे बेचकर 20% का लाभ कमाता है। 100 रुपए में 20 संतरे बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो बताइए 100 रुपए में कितने संतरे उसने खरीदे होंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, ऊपर रखना है मूल्य, नीचे वस्तु। मूल्य कितना है 100 रुपया, बटे वस्तु कितनी है 20 संतरे, अनुपात। सवाल कहता है ऐसा करने पर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है तो क्या 120% में बेचा होगा, 120 लिख दो, अनुपात। फिर इसी चीज को रिपीट करेंगे, कह रहे बताओ उसने 100 रुपए में कितने संतरे खरीदे होंगे। हमें वस्तु नहीं पता, मूल्य पता है, कितना 100 रुपया में, मूल्य लिख दो ऊपर, कितने संतरे खरीदे होंगे नहीं पता, ए मान लो, अनुपात। और अगर बात खरीदने की हो रही है तो बच्चे 100%, क्या 100% यहां लिख दो, पहले की लास्ट में मल्टीप्लाई, दूसरे की तीसरे में। तो 100/20 गुणा 100 बराबर 120 गुणा 100/a। तो आप कहेंगे सर 20 पंजे 100, ये वाले 100 से ये वाला 100 काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5a बराबर 120। तो यहां से a कितना आ जाएगा 120/5, यानी कि आपका जवाब होगा 24। क्या जवाब होगा भाई, आपका जवाब होगा 24, बिल्कुल करेक्ट है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, एक और सवाल दूं आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से इसका जवाब बताओ। सही जवाब क्या होगा, कह रहा है 1 रुपए में 4 टॉफी बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो 1 रुपए में 3 टॉफी बेचता है तो कितने % का लाभ होगा। सेम क्वेश्चन है, ऊपर वस्तु नीचे मूल्य, ऊपर मूल्य सॉरी उल्टा बोल दिया, ऊपर मूल्य नीचे वस्तु। ऊपर मूल्य 1 रुपए में 4 टॉफी बेची है, तो मूल्य कितना है 1 रुपया, कितनी टॉफी, संख्या कितनी है, वस्तु कितनी है 4, अनुपात। ऐसा करने पर उसे 4% की हानि हुई है। बच्चे हानि 4% की है तो बेचा कितने % में गया होगा, क्या उसे 96% में बेचा गया होगा। 4% के लॉस का मतलब है क्या उसे 96% में बेचा गया होगा कि नहीं। अगेन वही चीज कह रहा है 1 रुपए में 3 टॉफी बेचता है, यानी कि मूल्य कितना है 1 रुपया, वस्तु कितनी है 3 टॉफी, तो ऊपर मूल्य नीचे वस्तु, अनुपात। कह रहा है कितने % का लाभ होगा, हमें नहीं पता, मैं ये मान के चलता हूं कि कुछ % का लाभ हुआ होगा, उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो मान लो ए,
ए की जो वैल्यू आएगी अगर वो 100% से ज्यादा की आई या 100 से ज्यादा की आई तो प्रॉफिट, और ए की वैल्यू अगर 100 से कम की आई तो नुकसान है। ये समझ के चलना है, क्योंकि यहां पर हमने जो 96 लिया, परसेंट का साइन मत लिखो, केवल 96 लिखो। यहां पर जो हमने 96 लिया है, ये 96 क्या है, उसका सेलिंग प्राइस, कि भैया 4% का नुकसान है तो 96% में बेचेगा, यानी कि 100% से कम। तो यहां भी जो वैल्यू आएगी या तो 100% से ज्यादा आएगी या कम आएगी। जितनी ज्यादा आएगी उतना प्रॉफिट, जितनी कम आएगी उतना नुकसान। तो पहले की लास्ट में गुणा, दूसरे की तीसरे में गुणा। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई ए बराबर 96 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो 3 से जाएगा 32 बार, 4 की गुणा उधर ले जाओ तो ए बराबर कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ए बराबर आ गया 128। अब जो ये 128 आया है बच्चे, ये 100% से ज्यादा है ना भाई, 100 से ज्यादा है ना ये वैल्यू, तो इसका मतलब है 100 से अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ होगा। कितना ज्यादा है 100 से, सर 28 ज्यादा है, मतलब 28% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए, 28% का प्रॉफिट। 100 से कम आता, मान लो यही वैल्यू आती 85 ए की वैल्यू, तो हम कहते 15% का नुकसान हो गया। मान लो अगर ए की वैल्यू 100 ही आती तो हम कहते नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे आइए, जल्दी से मुझे जवाब बताइए क्या होगा, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं और बेस्ट बढ़िया टाइप पे चलता हूं फिर मैं। सवाल है, यदि 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं तो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसने 1540 में कितने केले बेचने चाहिए। जल्दी से बोलिए, ऊपर मूल्य नीचे वस्तु, करें 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले, ऊपर मूल्य नीचे वस्तु। मूल्य कितना है 160, वस्तु कितनी है मेरे भाई 50, और ऐसा करने पर उसे 20% का नुकसान हो गया। किसी भी वस्तु पर अगर 20% का नुकसान होता है, क्या मैं उसे 80% में नहीं बेचता हूं, बोलिए क्या मैं उसे 80% में नहीं बेचता हूं। यस, अनुपात, समानुपात। कह रहा 10% का लाभ अर्जित करने के लिए 1540 में कितने केले बेचे। मूल्य दे दिया 1540, कितने केले, यानी कि वस्तु आपसे पूछ ली, तो मूल्य कितना है 1540 और वस्तु कितनी है नहीं पता, ए मान लो, अनुपात, और उसे 10% का लाभ कमाना है तो भाई 110% में बेचेगा। 10% का लाभ कमाना है तो 110% में बेचेगा। पहले की चौथे में मल्टीप्लाई, दूसरे की तीसरे में, तो आप कहोगे 160 बटे 50 गुणा 110 बराबर 80 गुणा 1540 बटे ए। तो 0 से 0 गया, 5 से जाएगा 32 बार, ठीक है। इधर उधर और काटा पीटी करो भाई, ये 11 से कटेगा, 11 कम 11, 11 चौक 44, ठीक है। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए की इसमें करेंगे तो 2a और 5 की इसमें करेंगे 14 पंजे 70 यानी कि 700। तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 700 बटे 2 यानी कि 350। ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 350, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है हर बच्चे को अब ये टाइप क्लियर है, और याद रखना सवाल बनता है इस टाइप से। ये सवाल तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। मैं टाइप शुरू करने से पहले ही आपको सचेत कर रहा हूं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसमें सवाल भी अच्छे होंगे। हालांकि मैंने बहुत सुलझा के उनको जमाया है सवालों को। कई बार आप देखेंगे कहीं और से आप शायद पढ़े हो कि जो टाइप अब मैं कराने वाला हूं इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसी टाइप में 3 से 4 तरह के सवाल बनते हैं, और अक्सर उनको मिक्स करके पढ़ाया जाता है, कभी कॉस्ट प्राइस, कभी सेलिंग प्राइस, ये वो। लेकिन मैंने उनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया है, और अलग अलग पार्ट में हम पढ़ेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लगेगा सर ये तो वही इजी टू मॉडरेट चीजें हैं।
तो क्या है टाइप और क्या इस टाइप में आता है, थोड़ा सा देखते हैं बच्चे। बेसिकली इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दो सेगमेंट में मैंने डिवाइड किया है इस टाइप को। सवाल देखो, अक्सर हम लोगों के पास क्वेश्चन होता है ना कि सर हम कैसे पहचाने कि सवाल को किस तरीके से करना है। आप तो कर देते हो सर कि ये सवाल इस टाइप से होगा, लेकिन जब हम बैठे हो, हम सवाल को पढ़ रहे हो, तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं कि इसे कैसे करना है। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो आपका रिवीजन और प्रैक्टिस हो तो मेन चीज है ही है, दूसरा होता है सवाल को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अगर आप सवाल को अंडरस्टैंड कर गए तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से करना है। लेकिन अगर आपको सवाल ही समझ में नहीं आया तो फिर क्या तरीका भाई, फिर तो कुछ भी तरीका नहीं कर पाओगे आप। तो सवाल को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो, अच्छे से समझो, उसके लिए मैंने इस टाइप को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या है कि आपको क्या क्या चीज गिवन होंगी। एक तो गिवन क्या क्या चीज होंगी, एक तो आपको कॉस्ट प्राइस सीपी गिवन होगा। गिवन का मतलब समझते हो, गिवन का मतलब होता है सवाल में दिया गया होगा, सवाल में दिया गया होगा कॉस्ट प्राइस, वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस भी कई तरीके से दिया जा सकता है। आपको कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया जा सकता है कि भैया दो वस्तु के क्रय मूल्य का रेशियो 2:3 है, इस तरीके से आपको सीपी गिवन होगा। या फिर ओरिजिनल मूल्य दिया होगा, मूल्य दिया होगा, आपसे कहेगा कि भैया दो वस्तु हैं, पहले को 1000 रुपए में खरीदा गया, दूसरे को 1500 में खरीदा गया, इस तरीके से मूल्य दिया गया होगा। या फिर तीसरे तरीके से मूल्य गिवन होगा कुल मूल्य। कुल मूल्य का मतलब है कि आपसे कहेगा कि दो वस्तु हैं, दोनों को मिलाकर 3000 में खरीदा गया। यानी कि सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला कि भैया आपको सीपी गिवन होगा। सीपी गिवन का मतलब है कि क्रय मूल्य दिया गया होगा। अब वो क्रय मूल्य भी तीन तरीके से दे सकता है, या तो आपको उनका रेशियो दे देगा, या फिर अलग अलग मूल्य दे देगा कि अलग अलग इतने इतने में खरीदा गया, या फिर टोटल दे देगा कि टोटल इतने में खरीदा गया, लेकिन ये गिवन जरूर होगा। दूसरा, आपको सेलिंग प्राइस का, पूरे सवाल में सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं होगा। ये मैं जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं ना, ये अगर 1 बाय 1 अपने रिवीजन में लेके आओगे ना, आप समझ जाओगे कि सवाल में क्या क्या कंडीशन बनेंगी। सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं, सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं होगा। पूरे सवाल में सेलिंग प्राइस आपको नहीं देगा, सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं होगा, बस केवल कॉस्ट प्राइस। तीसरा, आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, कुछ भी, ये सब चीज गिवन होंगी कि पहले वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, दूसरे वस्तु को 5% की हानि पर बेचा, इस तरह के आपको मैंने, आपने जिन बच्चों ने रामबाण सीरीज यूट्यूब से किया ना, नहीं किया तो सर्च करना रामबाण सीरीज, 14 क्लास कराई है। पीछे जो जीडी का पेपर हुआ था उसके लिए 14 के 14 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स हैं, वो चैप्टर्स हैं जिनके मैंने 14 क्लासेस कराई हैं। उन 14 क्लास में एक ये टाइप को मैंने अलग से 1-1.5 घंटे में बताया है, बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं होगा, प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको गिवन होंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम जाएंगे बच्चा एलिगेशन मेथड से। किससे जाएंगे? एलिगेशन मेथड से। अब क्या एलिगेशन मेथड होता है, थोड़ा सा सवाल के माध्यम से ही मैं आपको समझाऊंगा, हालांकि मैं परसेंटेज में भी आपको बता चुका हूं। ओके, तो इस तरह की चीजों को हम किससे जाएंगे? एलिगेशन मेथड से। दूसरा, मैंने इसको डिवाइड किया है। देखो, ये ऐसा होता नहीं है, बुक्स में आपको नहीं मिलेगा ये चार्ट। कभी आप सोचो कि कौन सी बुक में सर इस तरीके से लिखा होगा, नहीं, ये मैंने खुद से अपनी समझ से बच्चों के डाउट के अनुसार इनको मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये वाला पार्ट हो गया। दूसरे तरह का क्वेश्चन बनता है जहां पर आपको सेलिंग प्राइस या तो बराबर होगा या फिर सेलिंग प्राइस गिवन होगा, कुछ भी कह सकता है। सेलिंग प्राइस या तो बराबर होगा या फिर गिवन होगा। बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेलिंग प्राइस के बारे में जिक्र होगा, सेलिंग प्राइस के बारे में जिक्र होगा। उसे हम एलिगेशन मेथड से नहीं करेंगे, उसे मैं बताऊंगा उस टाइम पे किस मेथड से करना है। लेकिन जिस भी क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस का जिक्र मिल गया
जिस भी क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस का जिक्र मिल गया, सवाल को पढ़ते ही समझ जाना यहां एलिगेशन मेथड यूज नहीं होगा। कहां पे होगा? जहां पर कॉस्ट प्राइस गिवन हो, सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन होगा, एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। क्या है एलिगेशन मेथड, जरा देखेंगे थोड़ा सा सवाल के माध्यम से। सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ के मुझे यह बताना है कि क्या हम यहां एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताना है। देखिए एक बार क्वेश्चन, सवाल है, मीना दो पंखों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में खरीदती है। प्रत्येक को 1200 में खरीदती है, मतलब पहले वाला भी 1200 में खरीदा और दूसरे वाला भी 1200 में खरीदा। कह रहा है एक पंखे को 5% की हानि पर, दूसरे पंखे को 10% के लाभ पर बेच देती है। कुल मिलाकर उसे लाभ या हानि प्रतिशत बताओ कितना हुआ है। क्या यहां पर कोई सेलिंग प्राइस का जिक्र हुआ? नहीं कि भैया सेलिंग प्राइस बराबर है दोनों का, या फिर दोनों का सेलिंग प्राइस गिवन है, कोई जिक्र नहीं है। तो यहां पर हम एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र, आप ये इससे कंफ्यूज मत होना कि सर उसने तो 5% हानि, दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस नहीं है। ये तो 5% और 10% प्रॉफिट परसेंट के जिक्र के लिए उसने लिखा है। सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं है यहां पर। सेलिंग प्राइस का जिक्र का मतलब है सवाल में मेंशन करेगा वो कि भाई दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, या पहले को इतने में बेचा दूसरे को इतने में बेचा, वो होता है सेलिंग प्राइस का जिक्र। यहां पे नहीं है। यहां पर तो उसने प्रत्येक को 1200 में खरीदा है, पहली पर 5% हानि में बेचा, दूसरे को 10% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। क्या एलिगेशन मेथड होता है थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। मान लो मैंने यहां पर कोई वैल्यू लिखी, सपोज दैट मैंने यहां पर लिखा 15, यहां पर लिखा 20, दोनों का मिलाकर बीच में लिख दिया मैंने 17। दोनों का मिलाकर क्या लिख दिया मैंने बीच में 17। हालांकि आपको इसके बारे में नॉलेज होगी, ओके, नहीं है तो फिर अब यहां पर देख लीजिए। तो क्या होता है, जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, इसको पकड़ लो, बीच वाली वैल्यू को पकड़ लो। बीच वाली वैल्यू से एक छोटी होनी चाहिए और एक बड़ी होनी चाहिए। बड़े में से छोटा घटाना है, जैसे 20 में से 17 घटा लो, यहां लिख दो 20 माइनस 17। बड़े में से छोटा 17 में से 15 घटा दो, यहां लिख दो, कितना आ गया 2 और कितना आ गया 3। कितना रेशियो आ गया 3:2 का। मान लो अगर मैं आपको यहां पर कोई वैल्यू लिखता हूं माइनस का 10, मैं यहां पर लिखता हूं 4 और यहां लिख देता हूं 2। अब बताना जरा रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ। बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है। तो क्या कर सकते हैं बच्चे, हम कहेंगे कि सर बड़े में से छोटा, 4 में से 2 घटा दो, और -10 छोटा होगा, ये 2 बड़ा होगा। जिस भी संख्या के साथ माइनस लग गया वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो बड़े में से छोटा यानी कि 2 में से घटाना है माइनस के 10 को, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 और ये 4 में से आ गया 2। तो रेशियो कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। रेशियो कितना आ गया बच्चे, 1:6। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए आपको इतना ही देखना है। एक और देख लो कि मान लो यहां पर मैंने लिखा है 15, यहां पे लिखा है मैंने 18, और नीचे रेशियो सपोज दैट मैंने ले लिया 1:1, और मैं कहता हूं बीच वाली वैल्यू बताओ क्या होगी। जो बीच वाली वैल्यू है वो क्या होगी, जल्दी से बताइए। अभी तक तो रेशियो निकालना हमने सीखा, अब मैंने रेशियो दे दिया, ऊपर की वैल्यूज दे दी, बीच वाली आपसे पूछ ली, आपका क्या जवाब होगा। आप कहेंगे कि सर बीच वाली वैल्यूज निकालने के लिए तरीका, हालांकि एलिगेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे अलग से, उसका काम यहां पर है, इसीलिए थोड़ी सी नॉलेज आपको मैं दे रहा हूं। 15 की गुणा इसमें कर दो, 18 की गुणा इसमें कर दो। आप कहोगे 15 एकम 15 प्लस 18 की इसमें करेंगे, 18 एकम 18 डिवाइडेड बाई, जो रेशियो नीचे है ना उसको प्लस कर दो, 1 + 1 कितना आ गया, 33/2%। ये आ गई बीच वाली वैल्यू। कितनी आ गई बच्चा, 33/2 या फिर 16.5, जो भी आपका जवाब है। 16/2 सॉरी 33/2 या 16.5। ठीक है, किसी को कोई समस्या यहां पर नहीं है।
बड़े आराम से आपने कर लिया। चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। अब आप तैयार हैं परफेक्ट बिल्कुल सवालों के लिए? कहां गया सवाल? ये रहा हमारे पास। कह रहा है मीना 2 पंखे में से प्रत्येक को 1200 में खरीदती है। एक को 5% हानि, दूसरे को 10% लाभ पर कुल मिलाकर लाभ या हानि, कुल मिलाकर। तो आप इसमें एलिगेशन यूज करोगे, ये तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया सवाल को पढ़ के। अब कैसे वो एलिगेशन यूज करना है? हानि को हमेशा माइनस में लेना है। तो 5% की हानि, इसका मतलब है बचा माइनस का 5%। और दूसरे वाले को 10% का लाभ, लाभ यानी कि प्लस का 10%, प्लस का 10%। और उसने पूछा है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर लाभ या हानि। तो हमेशा जो कुल मिलाकर लाभ या हानि होता है वो बीच वाली वैल्यू होती है। और नीचे का रेशियो हमेशा क्रय मूल्य का लेना है, कॉस्ट प्राइस का। तो कह रहा है प्रत्येक को 1200 में खरीदा है, तो पहले वाले का क्रय मूल्य 1200, दूसरे वाले का क्रय मूल्य 1200। अगर मैं इनका अनुपात लूंगा तो 1200 से 1200 कट जाएगा, 1-1 आ जाएगा। नीचे हमेशा रेशियो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का आएगा। इसीलिए मैंने जब बोला था कि अगर क्रय मूल्य गिवन है तभी हम एलिगेशन यूज करेंगे। यही रीजन था कि जब भी आप एलिगेशन मेथड प्रॉफिट या लॉस पर लगाते हो तो नीचे रेशियो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का आता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वहां एलिगेशन नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे रेशियो कॉस्ट प्राइस का होगा। अब जल्दी से मुझे बीच वाली वैल्यू बता दो भाई। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस का 5, इसकी इसमें करो प्लस का 10, और डिवाइडेड बाई 1 और 1 2। तो 10 में से 5 गया, प्लस का 5 आएगा, और बटा 2, आपका जवाब आ गया 2.5। और अगर ये 2.5 प्लस का है, देखो 10 में से 5 गया, प्लस का 5 आएगा, डिवाइड बाई 2 यानी कि प्लस का 2.5। और अगर ये प्लस की वैल्यू आई है मतलब हम कहेंगे प्रॉफिट। लॉस नहीं होगा। लॉस कब होता? जब ये वैल्यू माइनस की होती। जब ये वैल्यू माइनस की होती तब हम लॉस बोलते। अभी हम कहेंगे कि सर प्रॉफिट होगा 2.5% का। आगे बढ़े। वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको देता हूं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है आपके सामने, ये रहा। जरा देखेंगे बच्चा इस सवाल को। सवाल है मोना ने, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या एलिगेशन लगेगा कि नहीं। हर सवाल में आप डिसाइड करो, क्योंकि जैसे आप डिसाइड करोगे आपको सवाल पढ़ना और सवाल समझना आ जाएगा। रटोगे तो नहीं आएगा। कह रहा मोना ने आभूषणों से 2 सेट प्रत्येक 4000 के खरीदे। प्रत्येक 4000 के खरीदे, पहला सेट भी 4000, दूसरा सेट भी 4000। कह रहा है उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% लाभ पर, दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में होने वाला कुल लाभ या हानि बताओ। और इस क्वेश्चन में रुपए में बात करी है। कोई बात नहीं, पिछले क्वेश्चन में आपने टोटल परसेंट में निकाला था ना, आप परसेंट में निकालो और बैठ जाओ। रुपए में कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा आपको। भाई आप समझ गए एलिगेशन लगेगा, क्योंकि यहां पर सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं है, जस्ट कॉस्ट प्राइस का जिक्र है। तो बड़े आराम से आप यहां पर लगा सकते हो। तो पहले वाले को उसने 8% लाभ, तो प्लस का 8%, दूसरे वाले को 6% की हानि, तो माइनस का 6%। और बीच में ओवरऑल पूरे सौदे में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो बीच में लिखा जाता है। और नीचे रेशियो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का आएगा। तो कह रहा है प्रत्येक को 4000 में खरीदा, पहले वाला भी 4000 में, दूसरे वाला भी 4000 में। तो अगर मैं अनुपात लूंगा तो रेशियो कितना आएगा बच्चा? 1-1 का। ये वाली वैल्यू निकालने के लिए 8-1 8 प्लस का, 6-1 6 माइनस का, और डिवाइड बाई 1 + 1 दैट इज 2। आप कहेंगे 8 में से 6 गया, 2/2 दैट इज 1%। यानी कि बच्चे ओवरऑल उसे 1% का प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि यहां से ओवरऑल वैल्यू प्लस में आई है, तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट होगा। तो लॉस वाले ऑप्शन तो दोनों हटा ही दो। लॉस तो उसे किसी भी कीमत पर होगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा। और कितना होगा? 1%। और यहां पर हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ओवरऑल का मतलब है 2 सेट उसने खरीदे, एक सेट कितने का? 4000 का। तो दोनों सेट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
आप कहेंगे सर एक सेट अगर 4,000 का है, 2 सेट उसने खरीदे हैं, तो टोटल उसका क्रय मूल्य कितना हो गया? 8,000। भाई 2 सेट खरीदे हैं, प्रत्येक को 4,000 में, तो दोनों सेट को मिलाकर उसने 8,000 में खरीदा होगा। 4,000 प्लस 4,000, तो ओवरऑल उसे 8,000 पर 1% का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। तो आप क्या करो, 8,000 का 1% निकाल दो। 8,000 का क्या करो मेरे भाई? 1% निकाल दो। आप कहोगे सर 80 रुपए का प्रॉफिट है ओवरऑल। क्या है ओवरऑल? उसे 80 रुपए का प्रॉफिट है। भाई परसेंट तक तो आपको समझ में आ गया था, पिछले क्वेश्चन में भी था। अगर रुपए की बात करेगा तो 2 सेट हैं, दोनों में प्रत्येक को 4-4 हजार में, तो दोनों को 8,000 में खरीदा है। ओवरऑल 1% का लाभ है, तो 8,000 का 1% यानी कि 80 रुपए का प्रॉफिट है, अगर रुपए में पूछेगा तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आएंगे बच्चा, जल्दी से बताओ मुझे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है कि यहां एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। कह रहे राम 3500 में 2 घड़ी खरीदता है। ओके, एक घड़ी को 25% लाभ, दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचकर पूरे सौदे में ना तो लाभ कमाता है और ना ही हानि उठाता है। यानी कि ओवरऑल उसे ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। सवाल कहता है बताइए प्रत्येक घड़ी का कॉस्ट प्राइस। बच्चे यहां 3500 में उसने अलग अलग घड़ी नहीं खरीदी, 3500 में टोटल घड़ी खरीदी है। अब पढ़ो सवाल को कि राम ने 3500 में 2 घड़ी, अगर वो अलग अलग की बात करता ना तो प्रत्येक वर्ड, ईच वर्ड यूज करता। उसने बोला 3500 में ही 2 घड़ी खरीदी है। तो मैंने आपको जब शुरू में समझाया था, यहां देखो सामने एक बार बच्चा, जब मैंने आपको यहां क्लियर किया था कि आपको कॉस्ट प्राइस गिवन होगा और 3 तरीके से गिवन होगा, या तो प्रत्येक रेशियो गिवन होगा, या अलग अलग मूल्य गिवन होगा, या टोटल मूल्य गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल मूल्य गिवन है, कुल गिवन है, तो यहां पर भी एलिगेशन हम लगाएंगे। अब नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन को हमेशा याद रखना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस में हमेशा 0% होता है। भाई 0%, 0% का मतलब है कि ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। 0 से कम जाओगे माइनस में जाना पड़ेगा, मतलब लॉस। 0 से ऊपर जाओगे प्लस में जाना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट। और अगर आप 0 पे बैठ गए, 0 पे बैठ गए मतलब यार नो प्रॉफिट नो लॉस। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा आ जाए कि ना तो लाभ हुआ है और ना हानि, समझ जाना 0% लेना है। ठीक है, तो एलिगेशन लगेगा, ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं है। एक घड़ी को 25% लाभ यहां लिख दो, दूसरी घड़ी को 10% हानि, माइनस का 10 लिख दो। और ओवरऑल क्या बोला उसने? ओवरऑल यानी कि पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि, मींस 0%। अब रेशियो बना लो, नीचे रेशियो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस का बनेगा। तो बड़े में से छोटा, 25 में से 0 गया 25, और अगर 10 के साथ माइनस लग गया तो ये छोटा हो जाएगा और 0 बड़ा रहेगा। तो बड़े में से छोटा घटाना है, 0 माइनस माइनस का 10, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 और रेशियो 25। तो 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। ये जो रेशियो आया है ये कॉस्ट प्राइस का आया है। तो स्क्रीन ठीक कर दो। यानी कि पहली वाली घड़ी का क्रय मूल्य अगर 2 यूनिट है तो दूसरी वाली का 5 है। ठीक है, और टोटल मिलाकर कितना है? 3500। तो मैं कहूंगा 5 और 2 7 यूनिट की वैल्यू 3500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 7 पंजे 3500, 500। तो भाई साहब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 गुना ऑफ 500 यानी कि 1,000 रुपया। और दूसरी वाली की कितनी आएगी? 5 गुना 500 यानी कि 2500 रुपया। तो पहली घड़ी उसने 1,000 में खरीदी, दूसरी 2500 में खरीदी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। एक सवाल और दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग उसे खुद से बहुत स्पीड से करेंगे। जल्दी से बताइए जवाब।
सभी लोग बताइए। कह रहा एक आदमी ने 10,000 में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी टोटल। उसने बैल को 30% लाभ पर और गाड़ी को 20% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। बैल का क्रय मूल्य। सबसे पहले डिसाइड करना है कि क्या एलिगेशन लगेगा। आप कहेंगे सर वो तो सीख गए हम, एलिगेशन लगेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं है। आपको लग रहा होगा चीजें आसान है, आपको आसान लग रही है क्योंकि मैंने इन चीजों पे काम करके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के, विश्वास करो। और ये सवाल एग्जाम में अगर आपके में आया ना तो बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे, गलत नहीं सही भी करके आएंगे ना तो उनका टाइम बहुत लगेगा। लेकिन आपके दिमाग में तो क्लियर है, सवाल पढ़ा, डिसाइड किया, एलिगेशन लगेगा, यस लगेगा, तुरंत लगाओ, 30 सेकंड में सवाल को करके आगे बढ़ो। ओके, तो यहां पर एलिगेशन लगेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस का कोई जिक्र नहीं है और उसने 10,000 में दोनों को खरीदा है, बैल और गाड़ी दोनों को टोटल 10,000 में। अब कह रहा है बैल को उसने 30% लाभ पर बेच दिया और गाड़ी को उसने 20% की हानि, हानि यानी कि माइनस का, और ओवरऑल उसे क्या हुआ, पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ है। तो 2% का लाभ यानी कि बीच में लिख दो, नीचे रेशियो बना दो जल्दी से सीपी का। मुझे क्या होगा जल्दी से बताएंगे, कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर बड़े में से छोटा, 30 में से 2 घटा दो, और यहां बड़े में से छोटा 2 में से घटाना है माइनस का 20। तो आप कहेंगे 20 और 2 22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 30 में से 2 गया 28, तो यह जाएगा 2 से 11 बार, 2 से जाएगा 14 टाइम्स। अब ये रेशियो जो आया है ये कॉस्ट प्राइस का आया है, इसका कॉस्ट प्राइस का, और कॉस्ट प्राइस दोनों का टोटल 10,000 है। तो 14 और 11 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चा, 10,000। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 25 चौको 100 और 2 जीरो लास्ट में रह गई, एक यूनिट 400, तो 11 यूनिट कितनी आएगी, 11 गुणा 400 यानी कि 4400, और 14 यूनिट की वैल्यू आएगी 14 गुणा 400 यानी कि 5600। क्या पूछा उसने, उसने कहा बैल का क्रय मूल्य। पहला वाला बैल ही है ना जिसको 30% लाभ पर बेचा है, और दूसरे वाला गाड़ी है। तो बैल का क्रय मूल्य क्या होगा, इधर वाला। गाड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, इधर वाला। तो बैल को उसने 4400 रुपए में खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे है ना सभी का। एक सवाल और देता हूं, उसे बताओ, फिर मैं वो सवाल भी कराऊंगा जिसमें सेलिंग प्राइस गिवन होता है, ठीक है। सवाल में टाइम देता हूं आपको, चलो 35 मिनट देता हूं, 35 सेकंड देता हूं। पढ़ना है, डिसाइड करना है कि लगेगा नहीं लगेगा, फिर आंसर बताना है। टाइम शुरू होता है अब, 35 सेकंड। टाइम अप। 1624, सबसे पहले वाले बच्चे का जवाब आया 1624। चलिए देखते हैं। टाइम अप, मेरे टाइम अप कहने तक अगर आपने सवाल किया, बहुत अच्छे, नहीं किया तो अपने आप को अभी और तैयार करने की जरूरत है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कह रहा एक विक्रेता ने 2 वस्तुएं 3654 में खरीदी टोटल। कह रहा यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 25% हानि पर बेचता है, पूरे सौदे में ना तो लाभ होता है ना हानि, सस्ती वाले का क्रय मूल्य। कहीं भी सेलिंग प्राइस का जिक्र नहीं है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य गिवन है, एलिगेशन यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखना भाई, पहली वाली को 20% लाभ यहां लिख दो, दूसरे वाले को 25% की हानि, हानि मतलब माइनस का, और कह रहा है पूरे सौदे में ना प्रॉफिट ना लॉस यानी कि 0%, और नीचे रेशियो जो आएगा वो किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस। बड़े में से छोटा, 20 में से 0 गया 20, 0 में से 25 को घटाना है, 0 माइनस माइनस का 25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 20 रहेगा। तो 5 चौको 20, 5 पूरे 25,
ये रेशियो जो आएगा बच्चा, ये कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का आया है, और टोटल क्रय मूल्य 3654 दे रखा है। 5 और 4 9 यूनिट की वैल्यू 3654, 1 यूनिट की वैल्यू 9 चौको 36, 0 9 छिक्के 54, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 406, 5 छंग 30, 5 चौके 20, 4 यूनिट की वैल्यू 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 1624। क्या पूछा उसने? उसने पूछा है सस्ती वाली का कॉस्ट प्राइस। तो 2030 और 1624, सस्ती कौन सी है? 1624, यानी कि आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब हम थोड़ा सा चलते हैं उन सवालों की तरफ जहां पर आपको चीजों को थोड़ा सा देखना है, डिसाइड करना है कि क्या एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। बताइए, डिसाइड करना है कि एलिगेशन यूज होगा कि नहीं होगा। एक क्लास और होगी प्रॉफिट लॉस की, अभी कल की क्लास और होगी, उसमें 2-3 टाइप बचे हुए हैं छोटे छोटे। मेजर टाइप यही है, मेजर टाइप आपका यही है। वैसे देखो बहुत बढ़िया, आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं लगेगा। कह रहा एक वस्तु ने 396 प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ी बेची है। पहली घड़ी 10% लाभ होता है, दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब जैसे आपने डिसाइड किया कि सर ये तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस है ही नहीं, और जैसे ही सेलिंग प्राइस सवाल में आ गया, यहां भूलकर भी एलिगेशन मेथड यूज नहीं करना है, सवाल गलत हो जाएगा। क्योंकि जब हम एलिगेशन मेथड यूज करते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस का रेशियो होता है। अब पहली सवाल में बोल दिया कि 396 प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ी बेची। अब 396 प्रति घड़ी का मतलब क्या हुआ कि 2 घड़ी बेची हैं, पहली वाली भी 396 में, दूसरे वाली भी 396 में, दोनों को 396 396 अलग अलग बेचा है। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हुआ कि नहीं? लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे गर्दन हिला लिया करो, मुझे दिख जाते हो तुम सारे के सारे। नया नहीं है कोई सा भी, मुझे पता है, कोई टेंशन नहीं है। सर्दियों में चलता है 2-4 दिन, है ना। कौन सा तुम्हारे पास कोई बैठा है भाई, स्मेल आएगी, खुद को ही तो आएगी, एक टाइम पे स्मेल आनी भी बंद हो जाएगी। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सेलिंग प्राइस बराबर होगा? क्योंकि प्रति घड़ी को उसने 396 में 2 घड़ी बेची है, तो सेलिंग प्राइस बराबर है। अब इस तरह के क्वेश्चन की एक ट्रिक सुनना जो मैं बताने वाला हूं आपको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी ट्रिक है कि किसी क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो, सेलिंग प्राइस क्या हो? सेलिंग प्राइस बराबर हो बच्चे, इक्वल हो। दूसरा, एक वस्तु को A% प्रॉफिट, A% के लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरी वस्तु को पहली वाली को तो A% प्रॉफिट और दूसरी वाली को उतने ही परसेंट लॉस। जितना परसेंट प्रॉफिट पहली वाली पर हो रहा है, उतना ही परसेंट लॉस दूसरे वाली पर हो रहा है। यह कंडीशन अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है कि भाई 2 वस्तुओं की बात कर रहा है, दोनों का सेलिंग प्राइस, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, एक वस्तु को A% लाभ, दूसरी वाली को उतने ही परसेंट हानि। याद रखना, ऐसे केस में ओवरऑल उसे नुकसान यानी कि लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। और कितनी होगी बच्चे? A² बटे 100% की, A² बटे 100% का नुकसान होगा। बस कंडीशन ये गिवन होनी चाहिए, ये कंडीशन हमारी गिवन होनी चाहिए कि भाई साहब सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। आप कहेंगे सर अगर बराबर नहीं हुआ, तो सवाल हैं जिनमें सेलिंग प्राइस बराबर नहीं है, वो सवाल भी हैं। एक वस्तु A% लाभ, दूसरी वाली उतने ही परसेंट हानि। आप कहेंगे सर अलग अलग हुआ, वो सवाल भी हैं। घबराओ मत, आपके दिमाग में जो भी खुराफाती सवाल आ रहे हैं, हर सवाल का सवाल मेरे पास है। बस ये कंडीशन है कि सेलिंग प्राइस बराबर, पहली वाली को A% लाभ, दूसरे वाले को A% हानि, ओवरऑल हानि होगी आपकी A² बटे 100% की।
ए स्क्वायर बटे 100% की ओवरऑल। अब क्या इस क्वेश्चन में सेम कंडीशन गिवन है कि 396 प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ी बेची, यानी कि पहली वाली को भी 396 में बेचा, दूसरे वाले को भी, क्या सेलिंग प्राइस बराबर हो गया? पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, पहली कंडीशन फॉलो हो गई, सेलिंग प्राइस बराबर है। कह रहे पहली वाली को 10% लाभ, एक वस्तु पर जितना लाभ है, दूसरी वाली पर उतना ही परसेंट हानि। जितना पहली वाली पर प्रॉफिट है उतना ही दूसरे वाले पर नुकसान हो गया। तो हमारी तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। हम कहेंगे ओवरऑल क्या होगा? हमेशा और हमेशा नुकसान होगा। प्रॉफिट वाले दोनों ऑप्शन हटा दो, ये भी हटा दो, 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। मत करो सॉल्व, 3 ऑप्शन हट गए, चौथा अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर कहेगा ए स्क्वायर बटे 100, भाई ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, दोनों जगह बराबर है, तो आपका जवाब आएगा 10 का स्क्वायर बटे 100, यानी कि 100 बटे 100। और आप कहोगे सर 1%, 1% का लॉस होगा। कितना होगा बच्चा? 1% का लॉस होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के भी पूछ सकता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के भी इस सवाल को बच्चे पूछ सकता है। मैं बताता हूं किस तरीके से। यहां तो उसने परसेंट में बोल दिया, अब वो कहेगा रुपए में कितने का नुकसान हुआ, रुपए में कितने का नुकसान हुआ। ये तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में कहेगा बताओ रुपए में कितने का नुकसान हुआ, प्रतिशत में नहीं रुपए में ज्ञात करो, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब क्या होगा? बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर उसने एक घड़ी को 396 में बेचा, तो अगर मैं टोटल सेलिंग प्राइस या कुल विक्रय मूल्य आपसे पूछूं, तो आप कहोगे एक घड़ी को 396 में बेचा है, दोनों घड़ी को कितने में बेचा है? 2 छिक्के 12, 2 नाम 18 और 1 19, 2 तिया 6 और 1 7, 792 में बेचा है दोनों घड़ी को, टोटल मिलाकर 792 में बेचा है। और दूसरा टोटल उसको लॉस कितना हुआ है? 1% का। बच्चे अगर 1% का किसी वस्तु पर नुकसान होता है तो उसे बेचा कितने परसेंट में जाता है? अगर 1% का नुकसान हुआ, कुछ बच्चे 792 का 1% निकाल रहे हैं, कूट दूंगा पकड़ के। लॉस या प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, 792 का 1% कैसे निकाल सकते हो आप? ये तो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का निकलता है ये परसेंट जो भी होता है, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु पर 1% का नुकसान है तो उसे 99% में बेचा गया है। कितने में बेचा गया? 99। तो ये जो 792 दिया हुआ है ना, ये 99% की वैल्यू है। आपको यहां से 1% की वैल्यू निकालनी है, 792 बटे 99। तो 11 नाम 99, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 9 अट्ठे 72। तो 1% की वैल्यू आ गई 8 रुपए, और हमें वही चाहिए था भाई। नुकसान 1% का ही हुआ है ना, और 1% की वैल्यू ही चाहिए थी 8 रुपए। उसे जो नुकसान हुआ है ओवरऑल वो 8 रुपए का हुआ है। कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, नुकसान पूछा मैंने कि बताओ लाभ या हानि रुपए में, तो मैंने कहा ओवरऑल 1%, यहां तक सभी लोग आ गए। मैंने कहा अगर किसी वस्तु पर 1% का नुकसान है तो उसे 99% में बेचा गया ओवरऑल। और ओवरऑल विक्रय मूल्य कितना हो गया? एक घड़ी 396, दोनों घड़ी 792। तो 99% की वैल्यू 792, 1% की वैल्यू 8 रुपए, और वही 1% की वैल्यू हमें चाहिए थी रुपए में, तो 8 रुपए हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे के जाता हूं, उसकी शुरुआत हम यहीं से करेंगे। इसमें ये दिमाग मत लगाना क्योंकि यहां परसेंटेज अलग अलग है। यहां पर क्या है बच्चा? यहां पर परसेंटेज अलग अलग है, तो ये मैं डाल देता हूं आपका HW। कल की शुरुआत हम यहीं से करेंगे बच्चे, और कल इस प्रॉफिट लॉस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। कहीं भी आपको किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ मतलब समझ में कम आया हो, गड़बड़ तो नहीं है आज की क्लास में, तो उसे दोबारा देखना, क्योंकि आज की क्लास शुरू करने से पहले ही मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको परेशान करेगा। नहीं करेगा तो बहुत अच्छी बात है। कल हम यहां से आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस को खत्म करेंगे। परसों डिस्काउंट, और उससे अगले दिन डिस्काउंट प्लस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यानी कि परसों से अगले दिन हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एक बड़ा चैप्टर एंड हो जाएगा। तसल्ली वाली सांस हम लोग लेंगे,
बहुत बड़ा टॉपिक 2 खत्म करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।